जेम्स क्लियर कृत एटॉमिक हैबिट्स, स्वयं की आदतों में बदलाव और सुधार के अचूक नुस्खे। हाई स्कूल के एक खेल के दौरान लेखक जेम्स के चेहरे पर जोर से बेसबॉल का बैट लग गया। चोट इतनी गहरी थी कि उनकी नाक टेढ़ी हो गई और माथा सूज गया। लहूलुहान हालत में उन्हें स्कूल के मेडिकल रूम तक लाया गया। नर्स ने जेम्स के दिमागी संतुलन को जांचने के लिए उनसे तरह तरह के सवाल पूछे। सारे सवालों के जवाब गलत थे। एम्बुलेंस के पहुंचने तक जेम्स चेतना खो चुका था। हालत गंभीर थी। उन्हें हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से बड़े हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 20 डॉक्टर्स की टीम उन्हें अटेंड कर रही थी। चिकित्सा के दौरान जेम्स कोमा में चले गए। उन्हें मशीनों ने जीवित रखा था। ईश्वर की कृपा से जेम्स को तीसरे दिन होश आ गया। उनके चेहरे पर अनेकों फ्रैक्चर्स थे। सर्जरी से उनके चेहरे को जोड़ रखा था। खतरा टलते ही हफ्ते भर में जेम्स को छुट्टी मिल गई, लेकिन ना आराम था, न पहले जैसा चेहरा, बस बेहद निराशा थी। 1 महीने बाद उनकी आंखें कुछ ठीक हुई। फिजियोथेरेपी से अंगों में जान आई। 1 साल के बाद जेम्स पुनः बेसबॉल फील्ड पे जाने लायक हुए, लेकिन टीम में अब जेम्स के लिए कोई जगह नहीं थी। इस अपमान से जेम्स को गहरा धक्का लगा। हादसे के 2 साल बाद जेम्स ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और तभी उन्होंने एक निर्णायक फैसला लिया कि अगर जिंदगी को दोबारा सामान्य बनाना है, जीतना है, तो स्वभाव में, आदतों में कुछ बुनियादी बदलाव लाने ही होंगे। यूं तो डेनिसन यूनिवर्सिटी में भी जेम्स बेसबॉल टीम में थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा के तौर पर। यूनिवर्सिटी में जेम्स अन्य छात्रों की तरह मस्ती नहीं करते। वो जल्दी सोते, अध्ययन करते, जिससे उन्हें ए ग्रेड्स मिलने लगे। वो एक नए आत्मविश्वास से भर गए। जेम्स ने बराबर कसरत भी शुरू की। नतीजा, 2nd ईयर तक आते जेम्स बेसबॉल टीम पे पिचिंग भी करने लगे। एक्सीडेंट के 6 साल बाद जेम्स ने यूनिवर्सिटी में बेस्ट एथलीट की ट्रॉफी जीती। आगे चल के ये ही छोटे छोटे बदलाव एक सफल जीवन की नींव बने। आज जेम्स अन्य कंपनियों में ट्रेनिंग देते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं। उनके ब्लॉग के 80 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और उनके बदलाव के सफल तरीके आज एक हैबिट्स अकादमी का रूप ले चुका है। जेम्स के सुझाव प्रैक्टिकल हैं और इन बदलावों का प्रभाव पॉजिटिव है। ये पुस्तक हर पायदान पर आपको नई आदतें बनाने के बेहतर कारगर तरीके बताएगी। सिर्फ कुछ दिन या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए। आदतों को कैसे बनाएं या बुरी आदतों को कैसे बदलें, इसके प्रैक्टिकल नुस्खे इस किताब में है। कैसे बाहरी व्यवस्था आंतरिक बदलाव में तब्दील हो जाती है। इन बदलावों को आप अपने व्यक्तिगत जीवन और कारोबार पर भी लागू कर सकते हैं। चैप्टर 1, छोटी आदतों से बड़े बदलाव। हर दिन पिछले दिन से सिर्फ 1% बेहतर होना है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कितने सफल या असफल हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही हैं या नहीं। अच्छी आदतें समय को आपके अनुकूल रखेंगी और बुरी आदतें विपरीत। अगर आदतें सही होंगी तो आप एक्स्ट्रा काम भी कर पाएंगे, वरना जिंदगी की भाग दौड़ से निराश होकर आप रोज का काम भी नहीं कर सकेंगे। कोई नई बात सीखने से आप एक रात में विद्वान नहीं बन जाते, लेकिन जीवन भर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको एक नवीन व्यक्तित्व देता है। स्वयं को, किसी और को या किसी काम को हीन मानना प्रगति का सबसे बड़ा अवरोधक है। व्यायाम को ही लीजिए। इसके परिणाम 1 दिन या 1 महीने में नहीं दिखते, लेकिन साल के अंत तक बदलाव सबको दिखने लगता है। लक्ष्य को भूलकर व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। हम जो अर्जित करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने की प्रणाली पे, तरीके पे, कार्यवाही पे ध्यान दें, न कि लक्ष्य को अपने अहम का सबब बना ले। लक्ष्य वो परिणाम है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, और व्यवस्थाएं वो प्रक्रिया हैं जो नतीजे लाती है। चाहे खेल हो, बिजनेस हो, कला हो या कुछ भी। लक्ष्य प्राप्ति की प्रणाली के प्रति ईमानदार रहें। व्यवस्था के स्तर पर सुधार कीजिए, परिणाम खुद सुधर जाएंगे। एटॉमिक शब्द के पीछे गहरा अर्थ है। एटम सबसे छोटी इकाई होती है। आप छोटे से शुरू करें, रोज सिर्फ पहले से 1% बेहतर। 2000 के दशक में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था।
ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि कोई भी साइकिल बेचने वाली कंपनी टीम को टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर नहीं करती थी। 2003 में टीम ने एक नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर को रख लिया। नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर टीम की कोचिंग में कुछ नई रणनीति लेकर आया। सबसे पहले उन्होंने पूरी ट्रेनिंग को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया और बहुत ही मामूली बदलावों से शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने साइकिल की सीट को सुविधाजनक बनाया। हर प्रैक्टिस के पहले टायर और चेन को लुब्रिकेंट लगाना शुरू किया। साइकिल चालकों को हीटेड ट्रैक्स पहनाए, उनकी यूनिफॉर्म को पहले से हल्का किया। खिलाड़ियों की फिजियोथेरेपी, उनकी दिनचर्या, उनकी खुराक, हर चीज को मॉनिटर किया गया। ये सारे छोटे बदलाव क्रांतिकारी परिणाम लेकर आए, जिसकी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने कल्पना भी नहीं की थी। 5 साल के भीतर ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने ओलंपिक से लेकर टूर दे फ्रांस तक न सिर्फ सारे स्वर्ण पदक जीत लिए, बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी स्थापित किए और साइकिलिंग के खेल में अपना वर्चस्व कायम किया। सीख ये है कि छोटे छोटे मामूली बदलाव एक व्यापक अंतर पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर एक बड़ा नतीजा ला सकते हैं। यही नजरिया अपने जीवन पर भी हमें लागू करना है। हम बड़ी सफलता के बड़े प्रयास के दबाव से डर जाते हैं। पहला कदम, पहली शुरुआत को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे छोटे कदम ही मंजिल को करीब लाते हैं। चैप्टर 2, आदतें आपकी पहचान हैं। अच्छी बुरी आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जाने अनजाने दिनचर्या में तब्दील हमारी पहचान बन जाती हैं। लक्ष्य, प्रक्रिया और आपके अनुमान, आपकी धारणाएं, आपके पूर्वाग्रह आपकी प्रक्रिया पर असर डालते हैं और वही आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। स्वयं का सही आकलन बदलाव की दिशा में पहला कदम है। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है? गंभीर प्रयास और प्रेरणा के बावजूद भी अच्छी आदतों को निरंतर अपनाना कठिन क्यों लगता है, जबकि बुरी आदतें आपके साथ हमेशा टिकी रहती हैं? भले ही आपकी मंशा हो या ना हो, लेकिन शरीर उनका अभ्यस्त हो चुका है। कारण यह है कि हम गलत तरीकों से गलत आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित है कि आप क्या परिणाम अर्जित करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, इसका विकल्प ये होना चाहिए कि हम कैसी पहचान बनाना चाहते हैं। हमारा दृष्टिकोण ये नहीं होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि हमें बनना क्या है, हम कैसी छवि चाहते हैं। किसी व्यक्ति को अगर आप सिगरेट ऑफर करें तो या तो वो ये कहेगा कि वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो ये कहेगा कि जी नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूं। किसी का सिगरेट नहीं पीना उसकी चारित्रिक विशेषता है, सिगरेट के नशे से दूर रहने का उसका गुण है। जाहिर है ऐसे व्यक्ति के बारे में हमारी सामाजिक धारणा अच्छी ही होगी। आप भी अपने प्रयास को सामाजिक धारणा प्रधान बनाइए। आप सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बदल रहे, बल्कि अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप अपनी धारणाओं को ही नहीं बदलेंगे तो आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, पाठक बनने का कीजिए। लक्ष्य जॉगिंग करने का नहीं, धावक बनने का कीजिए। लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, संगीतकार बनने का कीजिए। लक्ष्य जिम जाने का नहीं, फिट रहने का कीजिए, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। आप जो करते हैं वो इस बात का संकेत है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। चैप्टर 3, परिणाम आधारित आदतें और पहचान आधारित आदतें। परिणाम वो लक्ष्य है जो आप हासिल करना चाहते हैं। पहचान वो आदतें हैं जो आप अपने काम के जरिए बनाते हैं। एक मिसाल, यदि आप अपनी पहचान पर गर्व करेंगे तो आप प्रेरणा से भर जाएंगे, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आदतें एक दो-धारी तलवार हैं। जब ये आपके लिए काम करती हैं तो ये एक ऊर्जा, एक प्रेरणा और आत्म सुधार में बदल जाती है। लेकिन जब ये आपके विपरीत काम करती हैं तो ये एक श्राप बनकर रह जाती हैं। ये आदतें ही आपकी पहचान है। अपनी छवि को बनाए रखने का भीतरी दबाव आपके बाहरी व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा। इंसान स्वाभाविक रूप से स्वयं से औचित्य को सिद्ध करने के बहाने ढूंढ लेते हैं
और हमारा ये व्यवहार ही सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ा अवरोधक है। खुद के निर्माण की प्रक्रिया आपकी आदतों के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। पहले अपना लक्ष्य तय करें, फिर स्वयं से ये सवाल पूछें कि वो किस तरह का व्यक्ति है जो ऐसे परिणाम हासिल कर सकता है। फिर ईमानदारी से उस आचरण का, उस व्यक्तित्व का अनुसरण करें। आदतें खुद बनने लगेंगी। एक बार जब आपने समझ लिया कि आपको कैसा व्यक्ति बनना है, फिर उस दिशा की ओर छोटे छोटे कदम उठाते चलिए। स्वयं को पहले से बेहतर बनाने के लिए अपने आप को समाज की नजरों से देखिए कि वो आपके बारे में क्या धारणा रखता है। क्या आप इन धारणाओं से खुश हैं? अगर नहीं, तो आप अपने व्यक्तित्व में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? अपनी नई पहचान के लिए काम कीजिए। आप लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे। आपको वचनबद्ध इस नई पहचान के प्रति होना है। परिश्रम स्वतः ही हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया आपकी आदतों के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। आप हर कदम के साथ स्वयं को यह विश्वास दिलाते हैं कि हां, आप ऐसा करने में सक्षम हैं। प्रश्न ये मत पूछिए कि यह कैसे होगा, ये पूछिए कि किस तरह का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। एक बार जब आपने समझ लिया कि आपको कैसा व्यक्ति बनना है, तो आप खुद ब खुद छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं। आपकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ होती है। चैप्टर 4, सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। आदत का अर्थ है वो व्यवहार या कार्य जो इतनी बार दोहराया गया है कि अब वो स्वचालित हो गया है। किसी परिश्रम से जूझते वक्त आपका मस्तिष्क अलग अलग रणनीति बनाता है। आपकी खोज अचानक आपको सफलता का मार्ग सुझाती है और यहीं से वो विधि आपकी आदत बन जाती है। ये संतोषजनक परिणाम एक तरीका, एक मानसिक शॉर्टकट बन जाता है स्थिति से निपटने का, और यहां से नए तरीकों की खोज बंद हो जाती है। आदत एक मानसिक शॉर्टकट होता है, अवचेतन मन से निर्देशित स्वचालित समाधान। आदत बनने की प्रक्रिया को और बेहतर समझने के लिए इन्हें 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला, संकेत, इशारा या इंपल्स। दूसरा, ललक, इच्छा या डिजायर। तीसरा, प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। और चौथा, पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। आपका मस्तिष्क परिस्थिति का जायजा लेके आपको पुरस्कार और फायदों का संकेत देता है, फिर आपकी ललक और कार्यशक्ति को एक प्रेरणा देता है। हर ललक किसी इच्छा से संबंधित है। इच्छा ही कार्य को ऊर्जा देती है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य कोई पुरस्कार है, संतुष्टि है। आपका मस्तिष्क पुरस्कार पाने वाली विधि को स्वतः ही आत्मसात कर लेता है। अगर किसी भी चरण में आप अतृप्त हैं, तो वो व्यवहार आदत में शुमार होगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना विलिंगनेस और मोटिवेशन का रिश्ता? मानव दिमाग एक अनुमान लगाने वाली मशीन जैसा होता है। ये सतत रूप से आसपास के वातावरण की जानकारी का विश्लेषण करता रहता है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर कितना सजग, कितना सूक्ष्म, कितना सक्षम है। तरीका यह है कि आप अपनी अच्छी बुरी आदतों की एक सूची बनाइए। खुद से पूछिए कि क्या यह सही आदत है। फिर ईमानदारी से अपनी आदतों को ग्रेड कीजिए, प्लस, माइनस, इक्वल्स टू, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ठीक ठाक। आदतों का स्कोरबोर्ड ये स्पष्ट कर देगा कि वास्तव में चल क्या रहा है। तुरंत किसी तीव्र आलोचना, ग्लानि या प्रशंसा में ना फंसें। फिलहाल सिर्फ स्थिति का जायजा लें। प्रतिबिंब साफ है और उपाय भी। बुरी आदतों को बदलना है तो उसे जोर से बोलिए कि हां, यह गलत है। जब भी आप वो गलत हरकत या व्यवहार करने वाले हों, तो जोर से स्वयं को चेताइए कि यह नहीं करना है, ये हानिकारक है। अपने सजग मन को बोल बोलकर निर्देशित कीजिए क्या सही है और क्या गलत। इससे सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपको वास्तविक परिणाम ज्यादा साफ दिखेंगे। जब आप किसी समस्या से बार बार जूझते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने लगता है। आपकी आदतें आपके जीवन की समस्याओं और तनावों को हल करने की एक स्वचालित मानसिक प्रक्रिया है। कॉन्शियस माइंड प्रयोग करता है, वो ट्रायल एंड एरर से सीखता है।
एक बार किसी आदत में अभ्यस्त हो जाने के बाद कॉन्शियस माइंड उस आदत को सबकॉन्शियस माइंड को सौंप देता है, जहां से फिर वो आदत अपने आप स्वचालित हो जाती है। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। ऊंची आवाज में बार बार अपने आप को याद दिलाइए कि ये आदत गलत है। न सिर्फ गलत है बल्कि उसके घातक परिणाम भी होंगे। धीरे धीरे ये बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी और आपके अंदर एक गिल्ट को पैदा करेगी, जो इस बुरी आदत को छोड़ने में कारगर साबित होगा। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया सजगता से शुरू होती है। चैप्टर 5, नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठ तरीका। नई आदतों को शुरू करने या कार्यान्वित करने में प्रेरणा की कमी नहीं होती, बल्कि स्पष्टता की कमी होती है। आप ये तो मानते हैं कि बदलाव जरूरी है, लेकिन आप ये निर्धारित नहीं करते कि आप सुधार कहां और कब से शुरू करेंगे। आप एक अनुकूल परिस्थिति के इंतजार में रह जाते हैं। जनाब, ये परिस्थिति आप ही को बनानी है, आप ही को तय करना है, और जब एक बार मंशा तय हो गई तो फिर प्रेरित होने की प्रतीक्षा मत कीजिए। अपने आदत संशोधन में इस रणनीति का प्रयोग करें। मैं फला व्यवहार को फला तय समय या स्थान पर अवश्य ही करूंगा, और फिर इस वाक्य को बोलिए, दोहराइए और सुनिए। अब आप बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब आपको उन चीजों को ना कहने में मदद मिलेगी जो आपको अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं। एक बार जब आप इस बुनियादी मंत्र को ढाल लेंगे तो आप कई छोटी छोटी आदतों को क्रमबद्ध कर लेंगे। क्रियान्वयन की मंशा का एक अन्य लाभ यह भी होता है कि आप क्या चाहते हैं और उसे कैसे और कब हासिल करेंगे, आप इस बारे में स्पष्ट हैं। यानी आपका चेतन अवचेतन मन इस बारे में स्पष्ट है। अब आपको किसी रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इच्छा शक्ति स्वतः ही बनने लगेंगी। चैप्टर 6, माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। हमारा व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका होती है। उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है जो आसानी से उपलब्ध हैं, जो हमारे बिल्कुल सामने हैं, जो हाथों की पहुंच में है, दृष्टि के सामने है, वो इस्तेमाल में अधिक आती हैं। मानवीय संवेदना में सबसे शक्तिशाली आंखें होती हैं। आपको अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं होना है, बल्कि आपको उसे अपने अनुकूल रचना है। स्पष्ट दिखाई देने वाली चीज आपकी इच्छा और आदत में शुमार हो जाती है। जिन चीजों की आपको सही मायनों में जरूरत है, सिर्फ उन्हें अपने आसपास ही रखिए। जो आपके लिए हानिकारक हैं, उन्हें दूर हटाइए। यदि आप किसी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसे बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करें, उसका नोट बनाएं। हमारा व्यवहार किसी वस्तु से परिभाषित नहीं होता, बल्कि उस वस्तु से हमारा क्या संबंध है इससे होता है। आप वस्तु के साथ अपने संबंध के बारे में सोचिए और उसमें बदलाव लाइए। वातावरण की मोनोटोनी को तोड़ें, एक ही ढर्रे पर ना चलें। कभी कभी बदलाव भी नई रचनात्मकता लाता है। नए वातावरण में भी आप वर्तमान आदतों को पुनः परिभाषित कर पाएंगे। अपने घर, दफ्तर, हर स्थान को एक औचित्य दीजिए। हर कार्य और उसके स्थान को एक गरिमा दीजिए। चीजों को मिलाइए मत। धीरे धीरे एक अनुशासन बनने लगेगा। बॉस्टन जनरल हॉस्पिटल की एक फिजिशियन ने हॉस्पिटल स्टाफ के खाने की आदतों में बदलाव लाने के लिए डाइनिंग मैस में परोसे जाने वाले भोजन के स्थान बदल दिए। उन्होंने सोडा और कोल्ड ड्रिंक के स्थान को पानी से बदल दिया। देखने में आया कि कैफेटेरिया के अंदर सोडा की सेल गिरने लगी और कर्मचारियों ने खाने के साथ पानी पीना शुरू कर दिया। उन्होंने यही व्यवस्था पौष्टिक खाने की चीजों और ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ के साथ भी की। देखने में यह आया कि कर्मचारियों ने स्वतः ही स्वस्थ भोजन को चुना, क्योंकि वो उनके सामने था। हमारा व्यवहार तय करने में हमारे आसपास के माहौल की एक अहम भूमिका है। आप एक सुपरमार्केट को ही लीजिए। महंगी वस्तुएं हमेशा आपकी आंखों के सामने होती हैं, आपके हाथों के सामने होती हैं। सुपरमार्केट में कहीं घड़ी नहीं होती, बाहर का दृश्य देख सकें ऐसी खिड़की नहीं होती। हर प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई ऑफर होता है। सुपरमार्केट मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने मुनाफे के लिए आपके व्यवहार को कंट्रोल करता है। वैसा ही आपको अपने जीवन में करना है, लेकिन अपने हित के लिए।
जो सही है, सेहतमंद है, सिर्फ उसे अपने सामने, अपने पास, अपने घर में रखें। हर आदत किसी संकेत से आरंभ होती है। जो गलत है उसके संकेत अपने जीवन से हटा दें। आपको अपने मन को मनाना होगा कि यह वस्तु आपके लिए हानिकारक है और उस वस्तु के संकेत को अपने वातावरण से हटाना होगा। चैप्टर 7, आत्म नियंत्रण का राज। आप जब भी अपनी खराब आदतों को दबाने की कोशिश करते हैं तो वे और पुरजोर और प्रोत्साहित होती हैं, जैसे शराब, धूम्रपान, वजन घटाना इत्यादि। आप बुरी आदतों को रोक सकते हैं, लेकिन आपके लिए इसे बिल्कुल भूल जाना संभव नहीं है। एक बार दिमाग में आदत ने स्थान बना लिया तो इसे पूरी तरह से भूल जाना संभव नहीं है। खराब आदत को रोकने का सबसे कारगर तरीका यही है कि उसका संकेत ही सामने ना आए। आप अपने झुकाव या आकर्षण को 1 या 2 बार रोक सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए वातावरण में तब्दीली बेहद लाजमी है। माहौल के बदलते ही लत छूटने लगती है। यही कारण है कि नशा मुक्ति केंद्र से वापस आने के बाद बुरी लत दोबारा शुरू हो जाती है। नशा इंसान को एक खराब और बुरे व्यक्ति की संज्ञा देता है। आपका प्रयास ये पहचान बदलने का होना चाहिए, जिसका पहला कदम है माहौल बदलना। तब आत्मनियंत्रण आसान हो जाता है। शोध ये बताता है कि लंबे अरसे तक अपनी बुरी आदतों से दूर रहने के बाद लोगों को अपने आप पर गर्व होने लगता है और वो इस बुरी आदत को पुनः शुरू करके अपने इतने दिनों की मेहनत को खराब नहीं करना चाहते। यहां उनकी समझ उनका साथ देती है, उनकी इच्छा शक्ति उनका साथ देती है और वातावरण का बदलाव उन्हें इस बुरी आदत से दूर रखता है। चैप्टर 8, आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं? आखिर क्या हमें प्रेरित करता है? आदतों से मिली तृप्ति उस कार्य या पदार्थ के साथ हमारा एक एसोसिएशन बनाती है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे हम उस अनुभूति की ललक में बार बार उस आदत को दोहराते हैं। हमारी इसी आदत या यूं कहें कि कमजोरी का फायदा पूरी विज्ञापन इंडस्ट्री उठा रही है। कृत्रिम स्वाद, कृत्रिम सुडोल काया, कृत्रिम सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग रोज हमें नकली एहसास बेच रही है और हम उसे ग्रहण भी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है अच्छी आदतों के अवसरों को बढ़ाना, उन्हें व्यवहार में ढालना, प्रबल बनाना। न्यूरोलॉजिस्ट ने यह पता लगाया है कि हमारी ललक और इच्छा की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे चेहरे की चमक, पुतलियों का बड़ा होना, मुस्कुराना। ये सब प्रक्रियाएं तृप्ति को व्यक्त करती हैं। इंसान को सिर्फ अपनी आदत की स्मृति से भी रोमांच होता है। आदत के ख्याल भर से ही आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। आनंद या तृप्ति मिलने की आशा ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ना कि असल पुरस्कार की प्राप्ति। हमारे दिमाग में पसंद आने वाले केंद्र कम होते हैं, लेकिन इच्छाओं के स्थान बहुत ज्यादा होते हैं। इच्छा वो इंजन है जो हमारे व्यवहार को चलाती है। एक पुरस्कृत अनुभव की उम्मीद ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने में प्रलोभन बिल्डिंग का इस्तेमाल करें। अपने इच्छित कार्य को किसी न किसी रूप में अपने जरूरी कार्य से जोड़ दीजिए। अगर आपको एक ही समय में अपना पसंदीदा काम करने को भी मिले और आपके नए उद्देश्य की प्राप्ति भी हो तो कहना ही क्या। अपनी नई आदत के साथ किसी प्रलोभन को जोड़ दीजिए कि मैं ये अनिवार्य कार्य करके ही ये इच्छित कार्य करूंगा, या अगर मैं ये बुरी आदत ना करूं तो मैं स्वयं को ये पुरस्कार दूंगा। प्रलोभन ही कठिन अच्छा कार्य करवाएगा और बुरी आदत छुड़वाएगा। ऐसा करके आपने ज्यादा अनिवार्य कार्य को प्राथमिकता और पुरस्कार दोनों ही दिए हैं। ये पुरस्कार प्रत्याशा उस कार्य को कराने की प्रेरक बनेगी। हजारों वर्ष जंगल में खाने की तलाश में भटकने वाले हमारे पूर्वज नमक, शक्कर और फैट जैसे पदार्थों को नहीं जानते थे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि अगला भोजन कब मिलेगा, तब आप उतना ही खाते थे जितना जीवन के लिए अनिवार्य था। जब आपके पास उस भोजन को फ्रेश रखने के साधन ही नहीं थे, तब आप भोजन का संचय नहीं करते थे। आज हम एक हाई कैलोरी से भरे हुए वातावरण में रहते हैं, जहां खाना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हमारा दिमाग बार बार इस भोजन के चटखारे के लिए लालायित रहता है।
अच्छी आदतों को शुरू करने के लिए कुछ आत्म संतुलन चाहिए, कुछ इच्छा शक्ति और कुछ हमारे प्रयासों के प्रति ईमानदारी। बुरी आदतों को दोबारा शुरू करने से जो भी सकारात्मक छोटे छोटे कदम आपने लिए हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। भटकाव सामने आते ही पहले अपने प्रयासों को याद करें। आप देखेंगे कि आपका संकल्प डगमगाएगा नहीं। चैप्टर 9, आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। इंसान में एक हर्ड मेंटेलिटी होती है। वो समूह का हिस्सा बनना चाहता है, न सिर्फ हिस्सा बल्कि सम्मान भी चाहता है। ये हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सामाजिक मानदंड वो अदृश्य नियम हैं जो हमारे व्यवहार को मार्गदर्शन देते हैं। हम विशेष रूप से 3 समूहों की आदतों की नकल करते हैं। पहला, करीबी समूह, दूसरा, बड़ा समूह और तीसरा, ताकतवर लोगों का समूह। करीबी समूह का हमारे व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हम अपने आसपास के लोगों की आदतों को ग्रहण करते हैं, उनकी नकल करते हैं। हम जितना जिसके करीब रहते हैं उतना ही उनके आचरण का अनुकरण करते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के गुणों को आत्मसात करने लगते हैं। इसलिए आप ऐसी संस्कृति से जुड़िए जहां आपका इच्छित व्यवहार हो। सही वर्ग से जुड़ने से प्रेरणा बरकरार रहती है। बड़े समूह का अनुसरण। जब भी हम संशय में होते हैं तो समूह का अनुसरण करते हैं। हमारे माहौल को स्कैन करना यह हमारी प्रकृति है। हम चाहें तो समूह के विपरीत भी हो सकते हैं, समूह पर हावी भी हो सकते हैं या समूह को अनदेखा भी कर सकते हैं, जो कठिन है, लेकिन समूह को नकार नहीं सकते। जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह को चुनौती देना हो तो बदलाव कठिन हो जाता है। ताकतवर लोगों के समूह का अनुसरण। हम शक्ति, प्रतिष्ठा और स्तर को पाना चाहते हैं। सफल लोगों के व्यवहार का हम अनुपालन करते हैं क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह सफल होने की आकांक्षा रखते हैं। हंगरी के प्रख्यात शतरंज खिलाड़ी लाज़लो पोलगर परिश्रम में विश्वास रखते थे। उन्हें इनबॉर्न टैलेंट से ज्यादा इंटेलेक्टेड टैलेंट में विश्वास था। उनका विश्वास था कि कोई भी जीनियस नहीं पैदा होता, लेकिन प्रशिक्षण से जीनियस बन सकता है। उन्होंने जन्मजात प्रतिभा के विचार को ही ठुकरा दिया। उनका विश्वास सतत अभ्यास और अच्छी आदतों के विकास पर था। वो स्वयं तो शतरंज के प्रख्यात खिलाड़ी थे ही, लेकिन उन्होंने अथक प्रशिक्षण देके अपनी बेटियों को भी हंगरी की श्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी बनाया। उनकी तीनों बेटियां शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनी और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स स्थापित किए। सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारा माहौल हमसे बहुत कुछ करवाता है। ये हम पे है कि हम अच्छी आदतों को चुनें, कि हम अच्छे समूह का हिस्सा बने। चैप्टर 10, खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। हमारे व्यवहार के पीछे कोई ललक है। ललक इस बात का प्रतीक है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। यह आपकी भीतरी अवस्था बदलने की इच्छा है। वर्तमान अवस्था और इच्छित अवस्था के बीच में जो अंतर है वही आपसे कार्य करवाती है। इच्छा एक प्रकार का इंडिकेटर है कि आप अभी क्या हैं और भविष्य में क्या होना चाहते हैं। हमारे आभास और भावनाएं हमें निर्देशित करती हैं कि हमें वर्तमान स्थिति में रहना है या बदलाव लाना है। जब कोई आदत किसी मकसद से जुड़ती है तो उसे दोहराने की ललक विकसित हो जाती है। कठिन आदतों को अगर आप सकारात्मक मकसद से जोड़ना सीख जाएं, तो आप उन्हें ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा मानस बदलने की आवश्यकता है। खराब आदतों के कारण का पता लगाना और उनमें सुधार करने की कुंजी भी यही है। अक्सर लोग धूम्रपान किसी समूह का हिस्सा बनने के लिए शुरू करते हैं। उन्हें इसकी कोई विशेष ललक भी नहीं होती, लेकिन एक भेड़ चाल में वो इसका सेवन करने लगते हैं। उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि ये उन्हें ताकतवर बनाएगा, उनके तनाव को खत्म करेगा, लेकिन होता बिल्कुल इसका विपरीत है। तनाव भी बढ़ता जाता है और अंदर से खोखले भी होते जाते हैं और शरीर इस लत का आदी भी हो जाता है। इस लत को छोड़ने के प्रयास में उन्हें बार बार ऐसा लगता है जैसे उनसे कुछ छिन रहा हो। सबसे पहले तो बुरी लत को किसी भी तरह के लाइफस्टाइल, फैशन, कॉन्फिडेंस या फ्रीडम से हटा दीजिए। यह सिर्फ आपका वहम है, एक छलावा है कि धूम्रपान से आपको कोई शांति मिल रही है।
इस बात को बार बार दोहराइए कि धूम्रपान को छोड़कर आप कुछ खो नहीं रहे और अपने वातावरण से उसके साधनों को बिल्कुल हटा दीजिए। कुछ दिन के सफल प्रयास के बाद तलब लगने पर भी ये समझ आपको धूम्रपान से दूर रखेगी। आपको स्वयं के परिश्रम पर गर्व होगा और अब आप अपने परिश्रम को पुरस्कृत भी कीजिए। धूम्रपान करना, अत्यधिक सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करना, जंक फूड खाना, यह आपके अंदर की किसी बेचैनी या खालीपन के बाहरी लक्षण हैं। आपको काम उस बेचैनी और खालीपन पे करना है। बाहरी बुरी आदतें खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। आपकी अच्छी बुरी आदतें किसी प्राचीन इच्छा का आधुनिक हल हैं, उनका नया संस्करण। मानव समाज बाहरी और भीतरी प्रेरणाओं से ही चलित है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आज के समय की ही बात कर रहे हैं। प्रलोभन, इच्छाएं, समाज पहले भी था, अब भी है। सुधार और बदलाव पहले भी थे, अब भी है, सिर्फ प्रारूप बदल गए हैं। चैप्टर 11, धीमे चलें लेकिन पिछड़े नहीं। हम श्रेष्ठ की तलाश में सही अवसर या मुहूर्त के इंतजार में सरल और छोटी शुरुआत भी नहीं करते। कोई भी कदम छोटा नहीं होता। छोटे छोटे कदमों से ही मंजिल तय होती है। यदि आप क्रियाशील रहेंगे तो परिणाम भी मिलेंगे। हरकत में आना जरूरी है। एक्सीलेंस का रास्ता ऑर्डिनरी से ही होकर जाता है। निंदा के डर से, फेल होने के डर से हम पहला कदम ही नहीं उठाते। किसी भी आदत में महारत हासिल करने के लिए उसका दोहराव जरूरी है। आप अभ्यास की शुरुआत कीजिए। परिश्रम से पहले ही परिणाम के डर से हतोत्साहित मत होइए। आदत बनाना एक दोहराव वाली प्रक्रिया है जो धीरे धीरे स्वचालित हो जाती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति के अनुकूल होने लगता है। मंत्र वही है, छोटा लक्ष्य, तय लक्ष्य, पुरस्कृत लक्ष्य। ये मत पूछिए कि नई आदत बनने में कितना वक्त लगता है। ये पूछिए कि नई आदत के स्वचालित होने में कितना दोहराव लगता है। जितना दोहराव पुरानी आदतों के बनने में लगा है, जाहिर है नई आदत भी उतने ही आवर्तन लेगी। आपके प्रयास में ईमानदारी हो, आदत आपके व्यवहार का हिस्सा बने और आपको वो मिसाल हमेशा याद रखनी है जैसा व्यक्तित्व आप बनना चाहते हैं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के फिल्म फोटोग्राफी विभाग ने अपने छात्रों को 2 समूहों में बांट दिया। एक ग्रुप को टास्क दिया कि वो मिलकर 100 तस्वीरें सबमिट करेंगे, तो ही उन सबको सामूहिक A ग्रेड मिलेगा। दूसरे ग्रुप से कहा गया कि वो मिलकर सिर्फ एक ही तस्वीर सबमिट करेंगे, लेकिन वो तस्वीर कलात्मकता के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, तो ही उन्हें सामूहिक A ग्रेड मिलेगा। ये असाइनमेंट यूं ही कुछ दिनों तक चलता रहा। सत्र के अंत में यह पाया गया कि जो समूह ज्यादा तस्वीरें खींच रहा था, उन्हीं में सबसे ज्यादा विकास हुआ, और वो समूह जो श्रेष्ठता की तलाश कर रहा था, वो फोटोग्राफी के अलग अलग पहलुओं को ठीक से सीख भी नहीं पाया। एक्सीलेंसी की तलाश प्रयास की ईमानदारी को विफल कर देती है, क्योंकि एक्सीलेंसी की तलाश में प्रतिस्पर्धा का भाव निहित है, और इस प्रतिस्पर्धा में आप अव्वल ही आना चाहते हैं। आप कार्य शुरू होने के पहले ही श्रेष्ठ क्यों होना चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये नजरिया गलत है। अगर आप निरंतर सतत क्रियाशील रहेंगे तो ही श्रेष्ठ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। चैप्टर 12, काम से काम प्रयास का नियम। अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप वास्तव में कुछ करते भी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वास्तविक प्रेरणा आलसी होती है और वो उसे चुनती है जो सुविधाजनक होता है। परिश्रम में ऊर्जा लगती है और मस्तिष्क कुछ इस तरह का बना है कि ये ऊर्जा संरक्षित कर लेता है। लॉ ऑफ लिस्ट एफर्ट का पालन करना हमारा स्वभाव है। सभी संभावित क्रियाओं में से हम उसे चुनते हैं जो कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक मूल्य दे। हर क्रिया में एक तय ऊर्जा की मात्रा लगती है और आपका मस्तिष्क या स्वभाव ज्यादा ऊर्जा वाले कार्य से पहले ही घबरा जाता है। हमें वो क्रिया हमारे बूते के बाहर नजर आने लगती है और हम पहला कदम भी नहीं उठाते। हम बस अनुमान भर से ही हार मान लेते हैं। सोशल मीडिया सबसे कम प्रयास और सबसे ज्यादा मनोरंजन वाली क्रिया है। आज सोशल मीडिया हमारा बहुमूल्य वक्त ले रहा है।
मनोरंजन उल्लेखनीय रूप से सुविधाजनक आदत है और ये आदत हमें कोई परिणाम भी नहीं देती और यही हमें समझना होगा। निश्चित हम सब में बहुत बड़े परिश्रम की संभावना है, क्षमता है। एक कठिन आदत से जुड़े रहने के लिए अपनी प्रेरणा को पंप करना होगा। अवरोध हटाने होंगे, चीजों को अपने पक्ष में लेना होगा। अपने वातावरण को अपने पक्ष में लाइए, उसे रीडिजाइन कीजिए। ध्यान भंग करने वाले भटकाव को हटाइए। ऐसी संगत ढूंढिए जो आपको प्रेरित करे। अपने परिश्रम को पुरस्कृत कीजिए। अगर यहां फैक्ट्री और कंपनी का उदाहरण लिया जाए तो आप देखेंगे कि उनका धर्म ही अवरोधों को हटाना, उत्पादन को बढ़ाना और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उन्नति करना है। हमें भी किसी नई आदत के अनुसरण में आड़े आने वाले अवरोधों को हटाना है। जब भी आप अपनी इच्छित उद्देश्य के लिए वातावरण को व्यवस्थित करते हैं तो आप उस आदत के अगले दोहराव को आसान बनाते हैं, बल्कि बुरी आदतों से निजात पाने के लिए ठीक इसका उल्टा करें। बुरी आदतों के वातावरण को इतना कठिन बना दें कि उसके दोहराव की संभावना ही क्षीण होने लगे। चैप्टर 13, टालने की आदत को कैसे रोकें। किसी रस्म की तरह अपने रूटीन को निभाएं। यह एक सरल कार्य है, दोहराने से आसान हो जाता है। जो भी जरूरी सही आदत है उसके पहले कदम को किसी रस्म की तरह निभाइए, जैसे जिम जाने के लिए जूते या ट्रैक पहनना, क्योंकि अब यह तय हो चुका है कि अब कसरत होगी ही होगी। ट्रैक पहनने के बाद वर्कआउट को अब टाला नहीं जा सकता। यही वो निर्णायक क्षण है। अगर कुछ करना है तो करना ही है। इसलिए इच्छित कार्य के पहले कदम को एक रस्म का दर्जा दीजिए और ऐसे निर्णायक पलों को अपनी दिनचर्या में बढ़ाइए। आदतों की शुरुआत को सरल बनाइए। नियमित जिम जाना, वजन घटाना, धूम्रपान छोड़ना, इन आदतों को निभाना कठिन है, लेकिन जिम के कपड़े पहनना आसान है। और यह निश्चय करना कि अगर जिम के कपड़े पहने हैं तो भले ही कम सही, लेकिन कसरत तो करूंगा ही। और अब जब कसरत कर ही ली है तो खाना भी सेहतमंद ही खाऊंगा। ये रस्में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी, क्योंकि एक बार जब आप सही कार्य शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखना उतना कठिन नहीं होता। पुस्तक लिखना कठिन है, लेकिन कलम उठाना, मेज पर बैठना, सिर्फ एक पेज नियमित लिखना, ये आसान है। ये आदतों को नियमित बनाने का एक कारगर तरीका है। कठिन कार्य के सरल पहले कदम को एक रस्म बना लीजिए। कुछ भी नहीं करने से तो लाख दर्जा बेहतर है कि कुछ करना। भले ही कम करना, छोटा करना, उतना ही करना जितना अभी रोचक है। क्षमता धीमे धीमे बढ़ जाएगी। यहां यह समझना भी जरूरी है कि आपको सिर्फ एक नहीं, एक ही दिन में एक साथ कई आदतों का अनुसरण करना है। आपको सभी आदतों को सूचीबद्ध करना होगा, उन्हें सरल और रोचक रखना होगा। वातावरण को अपने अनुकूल करते हुए उन्हें रोजमर्रा के व्यवहार में लाना होगा, और यह सब लॉन्ग टर्म में बिना किसी स्ट्रेस के करना है। आदतों के शुरुआत की सरल छोटी प्रक्रिया को आप जितना ज्यादा रस्मी बना देंगे, वो उस कार्य को पूरा करने की संभावना को बढ़ा देंगी, आपको एक फोकस देंगी। चैप्टर 14, अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी को असंभव कैसे बनाएं। सफलता बुरी आदतों को खत्म करने में है, उन आदतों के घटने की संभावना को ही खत्म करने में है। बुरी आदतों का होना ही इतना कठिन बना दीजिए कि वो पहले आपके व्यवहार से, बाद में आपकी सोच से ही दूर चली जाए। स्वयं पर नियंत्रण पाने के लिए आप चुनिए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या हितकारी है और क्या हानिकारक। अगर समस्या मोटापा है तो घर से अतिरिक्त भोजन ही हटा दीजिए। अगर समस्या जुआ है तो संगत से दूरी कर लीजिए। अगर समस्या धूम्रपान है तो उसका स्टॉक रखना बंद कीजिए। अगर समस्या नींद है तो बेडरूम से टीवी को ही हटवा दीजिए। लैपटॉप पर काम सिर्फ स्टडी टेबल पर ही करें। मोबाइल को बेडरूम से बाहर रखें ताकि बेडरूम सिर्फ सोने की जगह ही रहे। प्रलोभनों को हटाएं और बुरी आदतों के घटित होने की संभावनाओं को खत्म कर दें। इतने अवरोध पैदा कर दें कि आपके पास बुरी आदत को दोहराने का विकल्प ही ना रहे, और इसी दौरान एक लाभदायक हितकारी आदत को भी रस्म अदायगी से शुरू करें, जो आपकी बुरी आदत का विकल्प है, जिसे आप अपने व्यवहार में स्थापित करना चाहते हैं।
अब एक सही आदत से दूसरी सरल आदत में कूदते चले जाएं। सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं, वातावरण को भी अनुकूल बनाना होगा। यही रणनीति है। अपनी अच्छी बुरी आदतों का स्कोर बोर्ड ईमानदारी से भरें। नई आदत का समय और दिन तय करें। ऊंची ऊंची आवाज में दोहराइए, स्वयं को निर्देशित कीजिए। आदत में पुरस्कार का प्रलोभन भी जोड़ें। सही संगत, सही समूह का हिस्सा बनिए। तमाम अच्छी आदतों की सीक्वेंस बनाइए। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो एक अजीब समस्या से जूझ रहे थे। उन्होंने एक तय समय सीमा में अपने प्रकाशक को एक पुस्तक देने का वादा किया था, लेकिन लिखने के बजाय उनका सारा समय दूसरे कामों में निकल गया और उनको वो क्रिएटिव स्पार्क या वो इंस्पिरेशन नहीं मिली जिसकी वो तलाश में थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए विक्टर ह्यूगो ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने अपने सारे बाहर पहनने वाले कपड़े एक पेटी में बंद कर दिए। शरद ऋतु की ठंडक में बस एक शॉल ओढ़े वो निरंतर अपनी मेज पर बैठे लिखते रहे और 2 ही हफ्ते में उन्होंने अपने प्रकाशक को द हंचबैक ऑफ द नॉत्र डैम की प्रति दे दी। आज इंटरनेट एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन आपकी क्रियाशीलता में एक बहुत बड़ा गति अवरोधक भी है। इसलिए एग्जाम के वक्त खेलकूद भी बंद करके मनोरंजन के सारे साधन हटा दिए जाते हैं, क्योंकि अभी प्राथमिकता एकाग्रता से पढ़ने की है, मनोरंजन और खेलकूद की नहीं। गृहिणी को पता है कि उसके पति आजीविका अर्जित करने में अपना पूरा परिश्रम लगा रहे हैं, इसीलिए वो अपनी तरफ से पति की एकाग्रता में भागीदारी देती है, सारे गृहस्थ दायित्व निभाकर। कलाकार, लेखक, चिंतक, शोधकर्ता जब अपनी संरचना में पूर्णतः विलीन होते हैं तब वो किसी तरह का व्यवधान या भटकाव पसंद नहीं करते। वो अपने चारों ओर ऐसा एकाग्रता का माहौल बना लेते हैं कि उनकी सारी प्रेरणा, सारी ऊर्जा सिर्फ उनके शोध, उनकी संरचना पर ही केंद्रित रहे। चैप्टर 15, व्यवहार बदलने का नियम। अगर कोई अनुभव संतोषजनक ही नहीं है तो उसे दोहराने का कोई मोटिवेशन ही नहीं है। जहां संतोष होता है, फायदा होता है, वहीं दोहराव होता है। सकारात्मक भावनाएं ही आदत बनती हैं। आदत तभी व्यवहार में आएगी जब वो एक पॉजिटिव एहसास देगी। बुरी आदतों से मिलने वाली तृप्ति, खुशी तुरंत मिलती है, जबकि इनसे दूरगामी खतरा है। अच्छी आदतों के दूरगामी परिणाम बेहद लाभदायक होते हैं, लेकिन ये तत्कालीन आनंद नहीं देती। वर्तमान सुख को प्राथमिकता देना हमारी फितरत है। हम अच्छी आदतों के अनुशासन से डर जाते हैं। हमारी प्रकृति सिर्फ वर्तमान क्षणिक सुख चाहती है। बैड हैबिट्स गिव यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेजर विद लॉन्ग टर्म लॉस। अपनी अच्छी आदतों में थोड़ा सा तात्कालिक पुरस्कार का सुख डालिए। कोई आदत आपसे जुड़ी रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है उस आदत के साथ जुड़ा सफलता का एहसास। वास्तव में अच्छी आदतें वही होती हैं जो आपके व्यक्तित्व को कुछ प्रदान करती हैं। ये खुद के लिए किया एक निष्ठा का प्रोग्राम तैयार करने जैसा है। अगर आप बचत कर रहे हैं तो अपने बचत खाते को एक मोटिवेशनल नाम दें, जैसे ट्रिप टू पेरिस या न्यू कार। अब आपके पास बचत करने का एक लक्ष्य है। अगर आप बेहतर सेहत और स्वास्थ्य के लिए वजन कम कर रहे हैं तो इस प्रयास में आप अपनी एक नई पहचान बनाने लगते हैं। आपका श्रम आपको एक नया परिचय देते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति को समाज भी एक फिटनेस कॉन्शियस नजरिए से देखता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है। ये नई पहचान ही आपका प्रोत्साहन है। इच्छा आदत को शुरू कराती है, प्रोत्साहन आदत को निरंतरता देता है और आगे पहचान उसे चलाती है। किसी आदत के स्थायी होने के लिए आदत का सुखद एहसास जरूरी होता है। नब्रास्का के एक स्वास्थ्य कर्मी पाकिस्तान के एक सार्वजनिक अस्पताल में अपनी सेवाएं देने गए। राजधानी कराची में आके उन्होंने देखा कि यहाँ काफी गरीबी है और एक बहुत बड़ी जनसंख्या बस्तियों में रहती है। गंदगी और प्रदूषण की वजह से यहाँ के नागरिकों में पेट की बीमारियां सबसे ज्यादा थीं। संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से ही वो यहाँ आए थे। उन्होंने ये भी गौर किया कि कुछ भी खाने से पहले यहाँ के लोग अपने हाथों को ठीक ढंग से नहीं धोते थे। लिहाजा उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के साथ मिलकर साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया में कुछ नया किया।
इनके सुझाव पर कंपनी ने साबुन में झाग और खुशबू की मात्रा बढ़ाई। अब हाथ धोने के बाद भी लोग अपने हाथों को सूंघते रहते थे। हाथ धोने की प्रक्रिया में एक आनंद की अनुभूति कारक साबित हुई। लक्ष्य बीमारी के संक्रमण को रोकना था। हाथ धोने की अच्छी आदत की लोगों को जानकारी भी थी, लेकिन इसमें थोड़े से परिवर्तन से ये आदत मजेदार और स्थायी हो गई। बच्चों को ऐसी अच्छी आदतें सिखाने के लिए ऐसे कई एक्सपेरिमेंट कंपनियों ने किए हैं, जैसे कि टूथपेस्ट में पिपरमेंट का स्वाद, दूध में चॉकलेट का स्वाद, ताकि ये अच्छी आदतें सुखद और मनोरंजक बन जाएं। चैप्टर 16, हर दिन अच्छी आदतों से कैसे जुड़े। प्रगति करना संतोष देता है। इस प्रगति को देखने से, मापने से उत्साह बढ़ता है। अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने से आप अपने विकास को माप सकते हैं। हैबिट ट्रैकिंग आदत की कड़ी को कभी टूटने नहीं देती। वो आपके व्यवहार को संतोषजनक, स्पष्ट और आकर्षक बनाती है। अपनी अंतिम क्रिया को रिकॉर्ड करने से एक ट्रिगर बनता है। व्यवहार पर नजर भर रखने मात्र से रिजल्ट अचीव करने की तीव्र इच्छा होती है। हैबिट ट्रैकिंग आपके प्रयास में ईमानदारी लाती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो स्वयं से झूठ बोलने की गुंजाइश कम होती है। प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप प्रगति होता है। छोटी छोटी जीत को मिलाकर बड़े उद्देश्य की प्राप्ति। आप कितनी दूर आ गए हैं और कितना सफर बचा है, ये उसका रियलिस्टिक रिमाइंडर है। ऐसा करने से आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। प्रक्रिया के प्रति ईमानदारी आपका चरित्र निर्माण करती है। अपने वर्कआउट की अटेंडेंस का हिसाब रखिए। अपनी कैलोरी का हिसाब रखिए। आज कितने पृष्ठ लिखे, इसका हिसाब रखिए। लगातार देखते रहिए कि आप लक्ष्य के कितने करीब हैं या उससे कितना दूर हैं। यही वो यथार्थवादी दृष्टिकोण है जो आपको प्रक्रिया के प्रति निष्ठावान बनाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी आदतों को लेकर रेगुलर ना रह पाएं, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि ये गलती तुरंत ही दोबारा ना हो। कभी भी 2 बार चूक नहीं करनी है। एक वर्कआउट मिस हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा ना करें। आपने ज्यादा कैलोरी वाला भोजन खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले भोजन पर ध्यान दीजिए। काम में मन नहीं लगा, स्वाभाविक है। हम अक्सर ऊब जाते हैं, लेकिन अगले दिन पूर्ण उत्साह से काम को शुरू करें। पहली गलती कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन बार बार होने वाली गलती नुकसानदायक ही साबित होगी। सफल और असफल में यही अंतर है। हम आपको परफेक्शन की ओर नहीं धकेल रहे, हम सिर्फ निरंतरता को बढ़ा रहे हैं। हैबिट ट्रैकिंग और निरंतरता, व्यवधान, आलस्य, समस्याएं तो आएंगी ही। बस ये दोबारा ना हो, बल्कि अगली बार इस छुट्टी की, इस गफलत की भरपाई भी करनी है। चैप्टर 17, जवाबदेह भागीदारी। जब परिणाम गंभीर हो तो लोग जल्दी सीखते हैं। दर्द एक प्रभावी शिक्षक होता है। वो दिमाग पर छप जाता है। हम बुरी आदतों को दोहराते हैं क्योंकि उनका परित्याग करना कठिन होता है, जबकि हम जानते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम दुखद हैं। लेकिन हम इसके तात्कालिक सुख के सम्मोहन से बच नहीं पाते। गलत आदत का व्यवहार तभी बदलता है जब दंड का डर हो, जब एक पर्याप्त सजा या जुर्माना हो। सीट बेल्ट कानून, हेलमेट कानून, अटेंडेंस कानून, पार्किंग कानून, नो स्मोकिंग कानून, लेट बिल कानून इत्यादि, ये सब सामाजिक अनुबंध हैं जिसने हमारी आदतों को बदला है। ये सामाजिक नियम हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उसमें तब्दीली लाते हैं। जिस तरह सरकार नागरिक के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कानून का प्रयोग करती है, वैसे ही आप खुद को अनुशासित करने के लिए स्वयं पर कुछ अनुबंध लगाइए। सजा या पुरस्कार आपको अपनी आदतों या उसके पालन दोनों के लिए प्रतिबद्ध करेगी। आप 1 या 2 लोगों को अपनी जवाबदेही के भागीदार के रूप में भी रख सकते हैं। जरा सा आलस्य या ढिलाई दिखाने पे जुर्माना या सजा, जिसे आप या आपके साथी मॉनिटर करेंगे। शुरू में ये किसी बचकाने से मजाक जैसा लगेगा, लेकिन आप इसका असर देखेंगे। एक टोक लगते ही आप ट्रैक पर आ जाएंगे। खासतौर पर अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तो ऐसे अनुबंध का प्रयोग बेहद जरूरी है। आपका जवाबदेह भागीदार आपके व्यवहार पर नजर रखेगा। ये जानना कि कोई देख रहा है,
एक शक्तिशाली प्रेरक है। पनिशमेंट या फाइन से आपके टालम टोल करने या हार मानने की संभावना कम होती है। आप अपने वादों को निभाने लगेंगे क्योंकि हम हमेशा दुनिया के समक्ष स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश में होते हैं। दूसरों से प्रशंसा एक बहुत बड़ा कारक सिद्ध होती है। पहला नियम, आदतों का स्कोर बोर्ड बनाइए। नई आदतों को लिखकर बोलकर दृढ़ संकल्प करें। नई आदत को अपनी मंशा में लाएं, उसके साथ एक तय दिन और तय समय को जोड़ दें। अपने आसपास के वातावरण को अच्छी आदत के अनुकूल बनाइए और बुरी आदतों के रास्ते बंद कीजिए। दूसरा नियम, अच्छी आदतों को किसी संतुष्टि देने वाले प्रलोभन से जोड़ें। ऐसी संस्कृति, ऐसे समूह से जुड़ें जो आपके लिए प्रेरक हों। अपनी आदत के पहले कदम को एक रस्म बनाइए। तीसरा नियम, छोटे से शुरू करें और दूर तक जाएं। आदतों को स्वचालित होने दें। चौथा नियम, अगर आप सही दिशा में हैं, अनुशासित हैं, तो स्वयं को पुरस्कार दें, नहीं तो दंड दें। आदत को ट्रैक करें और इसकी निरंतरता को टूटने ना दें। दूसरी बार गलती ना करें, तुरंत वापस ट्रैक पर आएं। खराब आदत से छुटकारा पाने के लिए इसके संकेत वातावरण से हटा दें। इसके दूरगामी परिणामों को बढ़ाकर देखें। बुरी आदत के घटित होने में अवरोध बढ़ाएं। निगरानी के लिए किसी को जिम्मेदार भागीदार बनाएं। आदत का अनुबंध करें। सही होने पर पुरस्कृत और गलती पर दंडित करें। चैप्टर 18, प्रतिभा के बारे में सच। सफलता की कुंजी सही क्षेत्र को चुनने में है। अपने प्राकृतिक झुकाव और अपनी क्षमताओं का सही आकलन करना और उनके लिए सही क्षेत्र चुनना आपको सफलता दिला सकता है। हम सब अलग अलग क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से देखें तो आप इस बात को एकदम सही पाएंगे कि हर खेल के लिए एक आदर्श कदकाठी है। दौड़ के लिए लंबाई, एथलेटिक्स के लिए लचीला बदन, बास्केटबॉल के लिए लंबा कद, कुश्ती के लिए दमदार शरीर इत्यादि। जेनेटिक्स के गुणों को पहचानना, शारीरिक गुणों को पहचानना कोई शर्म की बात नहीं है। इसका फायदा उठाना गलत नहीं है। इसी तरह अपने मानसिक गुणों को पहचानना, अपनी कलात्मक रुचियों को जानना, अपने दार्शनिक व्यक्तित्व को जानना, ये एक आदर्श परिस्थिति है और आप स्वयं को जानते हैं और अपनी सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगा रहे हैं जो आपके लिए रोचक भी है और जहां आपकी सफलता का प्रतिशत कहीं ज्यादा है। जीन्स आपके भाग्य को तय नहीं कर सकता, लेकिन वो सही क्षेत्र में आपके अवसरों को जरूर बढ़ा सकता है। अपने प्रयास को उन क्षेत्रों में ले जाएं जहां आप सबसे ज्यादा उल्लासित, ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हैं और अपने प्राकृतिक कौशल को, अपनी योग्यता को बुलंदियों तक लेकर जा सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम ये चुनाव करें कैसे? हम अपने व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन कैसे करें? आपके जीन्स आपकी हर आदत के पीछे काम करते हैं। वास्तव में आपके हर व्यवहार की सतह के नीचे आपका डीएनए ही है। क्या आप जिज्ञासु और आविष्कारी हैं, साथ ही साथ सावधान और सतर्क भी? क्या आप कर्तव्य निष्ठावान और व्यवस्थित हैं, कार्य कुशल हैं और साथ ही साथ बहुत सहज और सरल भी? क्या आप बातचीत करने में, वार्तालाप करने में, बहस करने में अव्वल हैं और साथ ही बहुत एकाकी भी? क्या आप बेहद इमोशनल और संवेदनशील हैं, साथ ही साथ बहुत शांत और स्थिर भी? या आप बेहद उतावले हैं, जोशीले हैं और साथ ही साथ आत्मविश्वासी भी? तो ये तो हुआ व्यवहार के आधार पर आपका बुनियादी वर्गीकरण। आपको इन गुणों या दोषों के लिए क्षमा याचना नहीं करनी, न ही किसी अपराध बोध से ग्रस्त होना है, लेकिन इन गुणों को पहचान के आप स्वयं के लिए एक सही फैसला जरूर ले सकते हैं। अब आपको उन आदतों का निर्माण करना है जिसे आपका मौलिक व्यक्तित्व सहयोग देता है या सपोर्ट करता है। हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी या संतुष्टि देता है। स्वयं के लिए सही आदत की तलाश करें। उन परिस्थितियों को खोजें या डिजाइन करें जहां आप प्राकृतिक रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसका सबसे सरल उपाय है प्रयोग और त्रुटि, यानी ट्रायल एंड एरर। सही चुनाव आपको सही करियर चुनने में भी मदद करेगा। अपने ऊपर कोई चीज थोपिए मत। अपनी स्वाभाविक रुचियों को पहचानिए, जिसमें आप स्ट्रांग हैं उसे चुनिए।
यहां मसला हार जीत का नहीं है, यहां मसला संतोष का है। जो काम आपके लिए बना है वो आपको एक आंतरिक सुकून देगा। आप उससे ऊबेंगे नहीं, उसका परिश्रम आपको थकाएगा नहीं। एक पल के लिए ये भूल जाइए कि आपको क्या पढ़ाया गया है, या समाज ने आपको क्या कहा है, या दूसरों की आपसे क्या अपेक्षा है। सिर्फ अपने भीतर देखिए और पूछिए कि मेरे लिए क्या स्वाभाविक है। ध्यान रहे, किसी भी आदत के लिए जरूरी मेहनत को, जरूरी एकाग्रता को, जरूरी अभ्यास को, जरूरी अनुशासन को आपके जीन्स सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। वो तो अपनी जगह है ही। आपके जीन्स बस आपकी रुचियों को स्पष्ट कर सकते हैं और एक सही चुनाव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। चैप्टर 19, प्रेरित कैसे रहें। छोटी छोटी जीत से अपने आप को प्रेरित रखें। निरंतर सीखते रहें, प्रयत्नशील रहें, लेकिन एक बड़ी छलांग के पहले छोटी छोटी छलांगे लगाते रहें। यहां मैं उन सक्सेसफुल कलाकारों का एग्जाम्पल दूंगा जो निरंतर संघर्ष करते रहे और नामचीन कलाकार बनने के सफर में उन्होंने अपने आप को लगातार प्रेरित रखा, क्योंकि वे अपनी कला के प्रति समर्पित थे, क्योंकि वे अपनी कला में निरंतर नई खोज कर रहे थे, सुधार कर रहे थे। आपको भी अपनी आदत के प्रति समर्पित रहना है, अनुकूल वातावरण बना के क्रियाशील रहना है। यही आपकी प्रेरणा का प्रमुख स्रोत है। एक प्रवाह की स्थिति बनाइए, सकारात्मक माहौल, सकारात्मक सोच बनाइए। कभी कोई मानसिक तनाव आपकी आदत में अवरोध पैदा कर सकता है। प्रेरणा को बनाए रखने में पॉजिटिव प्रवाह बहुत ही जरूरी है, लेकिन भिन्नता के बिना हम ऊब भी सकते हैं। आदतों की सबसे बड़ी शत्रु होती है मोनोटोनी। इसलिए स्वयं को प्रेरित रखने के लिए नए लक्ष्य तय करने होंगे और अपनी क्षमता के अंतिम छोर तक पूर्ण ईमानदारी से प्रयास भी करना होगा। यही वो प्रवाह है जो आपकी आदत में निरंतरता बनाए रखेगा। सफल लोगों में भी सामान्य लोगों की तरह प्रेरणा की कमी होती है। अंतर केवल इतना है कि वो अपनी ऊब का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। सक्सेसफुल होना आपके जेनेटिक्स, किस्मत और प्रतिभा का सही मिश्रण है। महारत के लिए अभ्यास जरूरी है, लेकिन जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही वो रोजमर्रा का अभ्यास उबाऊ होता जाएगा। जैसे ही आप थोड़ा सा भी कम प्रेरित अनुभव करें, तुरंत कोई नई रणनीति शुरू कर दें। रूटीन में कोई ऐसा बदलाव कि आपकी आदत भी ना छूटे और वो उबाऊ भी ना बने। बुरी आदतें इसीलिए लत बन जाती हैं क्योंकि वो हमेशा आपको बार बार एक नयापन देती हैं। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, पोर्नोग्राफिक फिल्में, जंक फूड, जुआ, ड्रग्स, मादक पदार्थ, धूम्रपान, ये सब हर बार आपको नित नए एहसास देते हैं। थोड़ी समझ से काम लीजिए। अपनी अच्छी आदतों को रोचक बनाए रखना, उनमें हल्के फुल्के फेर बदल करना आपका काम है, वरना अच्छी आदतों में और बुरी आदतों में फर्क ही क्या रह जाएगा। अच्छी आदत विकसित की जाती है परिश्रम से, अनुशासन से, जबकि बुरी आदतों की पहले प्रयोग से ही लत लग जाती है। यही फर्क है। आदतों के प्रबंधन पर ध्यान दीजिए। अपनी ऊब से निपटने के तरीके निकालिए, लेकिन अपनी आदतों में विराम मत लगने दीजिए। प्रोफेशनल और एमेच्योर लोगों में यही अंतर है। प्रोफेशनल लोग अपने टाइम टेबल से बंधे होते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है। वो अपनी ऊब को, अपनी आदतों को बीच में नहीं आने देते। वो बड़े लक्ष्य की ओर केंद्रित रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। प्रोफेशनल्स तब भी काम करते हैं जब उनका मूड अच्छा नहीं होता, भले ही उन्हें उस काम में आनंद आ रहा हो या नहीं, लेकिन वो उसका कोई ना कोई उपाय निकाल लेते हैं। ये बात तो हमने पहले ही तय कर ली थी कि किसी भी आदत के पहले कदम को किसी रस्म की तरह निभाएंगे, और अगर वो पहला कदम उठा लिया है तो आज का अभ्यास पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये भी हम पहले ही मान चुके हैं कि हमें वातावरण को अपने अनुकूल रखना है और हर भटकावों को अपने सामने से दूर हटाना है। और इस पूरे सफर में हमारे अपने आसपास के लोग हम पर एक नजर भी रखेंगे, हमारी मदद भी करेंगे और हमें हतोत्साहित नहीं होने देंगे। चैप्टर 20, अच्छी आदतों को बनाने का कमजोर पक्ष। आदतों को बार बार दोहराने से उनमें एक निपुणता आ जाती है, गति और कौशल बढ़ता है।
लेकिन जैसे ही ये आदतें स्वचालित होने लगती हैं, जब आप इन्हें ऑटो पायलट मोड में करने लगते हैं, तो बेहतर करने के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आदतों का अच्छा पहलू भी यही है कि आप इन्हें बिना सोचे कर पाते हैं, लेकिन इनका कमजोर पहलू भी यही है कि आप इन्हें बिना सोचे कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक गई है। आप मान लेते हैं कि ये ऑटो पायलट मोड ही आपका सर्वोत्तम मोड है, जबकि शोध ये कहता है कि किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के बाद उसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट आ ही जाती है। आप एक ही चीज को बार बार अंधाधुंध दोहराकर ये नहीं सोच सकते कि आप उसमें उत्कृष्ट बन गए हैं। आत्मसंतोष के जाल में खुद को फंसाने से बचाना होगा, और यहां आपको प्रतिबिंब और समीक्षा का सिस्टम स्थापित करना होगा। बेसबॉल के खेल में कोच खिलाड़ी को हर दिन पहले से 1% बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है, और कोच खेल के दौरान खिलाड़ी के इन्वॉल्वमेंट के हर पहलू को अंक देता है। कोच जानता है कि हर गेम तो टीम जीतेगी नहीं, ना ही हर बार खिलाड़ी स्कोर करेंगे, लेकिन कोच खिलाड़ी के प्रयासों को ईमानदारी से नंबर दे रहा है। ये ग्रेडिंग सिस्टम धीमे धीमे सभी टीम स्पोर्ट्स में अपनाया जाने लगा। इससे टीम स्पिरिट तो बेहतर हुई ही, उनके प्रदर्शन में भी बढ़ोतरी हुई। खेल की हार जीत तो संयोग की बात है, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम से खिलाड़ी फील्ड पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगे। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि खिलाड़ियों के खेल में गिरावट के बजाय सुधार ही होगा। आप भी अपनी आदतों के हर पहलू को ग्रेड कीजिए, उसे स्कोर दीजिए, ताकि आप उसके हर कदम को एंजॉय कर सकें और आप अपनी पूरी शिद्दत से उसे निभा सकें। वरना ये आदतें आपके लिए उबाऊ हो जाएंगी। ये समीक्षा आपको अपनी गलतियों के प्रति सचेत करेगी, सुधार के तरीकों के बारे में सोचने में मदद करेगी। अपनी आदतों के नोट्स बनाइए, उनकी कमियों को लिखिए, उन्हें सुधारने के विकल्प ढूंढिए। ये समीक्षा आपको आपकी आदतों के प्रति प्रेरित रखेगी। सुधार का मतलब सिर्फ आदतों को सीखना मात्र नहीं होता, बल्कि उन्हें व्यवस्थित करना भी होता है। समीक्षा आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। बात वहीं से शुरू होती है कि आप साबित क्या करना चाहते हैं, आप कैसी मिसाल कायम करना चाहते हैं। ये समीक्षा आपको अपना प्रतिबिंब दिखाती है। हमारी आदतें हमें एक इच्छित पहचान देती हैं, हमें वैसा बनने में मदद करती हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। ये समीक्षा एक आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। नंबर 2, आप अपना पूरा जीवन एक ही तरीके से स्वयं को परिभाषित करने में मत लगाइए, वरना आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगेगा। नित नई आदतों को अपनाते रहिए और अपने आप को पुनर्रचित, पुनर्परिभाषित करते रहिए। यही जीवन को रोचक और नवीन बनाए रखने का मूल मंत्र है। अगर आपकी पहचान एक ही पंक्ति या एक ही धारणा से बंधी रहेगी, तो उस पहचान के खत्म होते ही आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। चैप्टर निष्कर्ष। क्या एक मामूली परिवर्तन आपके जीवन को बदल सकता है? नहीं, लेकिन जब आप एक के बाद एक परिवर्तन करते रहेंगे तो कुछ अरसे में एक बड़ा बदलाव आएगा। क्रमबद्ध होकर ये छोटी छोटी आदतें एक बड़ा सुधार लाती हैं, एक सकारात्मक बदलाव। सफलता किसी लक्ष्य पर पहुंचना या लकीर पार करने जैसा नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक अंतहीन प्रक्रिया। आप खराब आदतों को बार बार दोहराते हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि बदलाव के लिए आपका सिस्टम गलत है। परिणामों को प्राप्त करने का राज निरंतरता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कोई अंतिम रेखा नहीं है, कोई स्थायी हल भी नहीं है। ये व्यवहार परिवर्तन की कला है, ये पहचान बनाने की कला है। हमेशा 1% बेहतर प्रदर्शन के तरीके को खोजते रहिए, अच्छी आदतों को क्रमबद्ध करते रहिए, वातावरण को अपने अनुकूल बनाते रहिए, सही संगत चुनिए, अपने साथियों की मदद लीजिए। अच्छी आदतों से जुड़े रहने के लिए स्वयं को प्रलोभन दीजिए, पुरस्कृत कीजिए, और किसी आदत को साध लेने के बाद तुरंत कोई नई आदत शुरू कीजिए। आदत के अभ्यास को अपने व्यक्तित्व से जोड़िए, अपने वातावरण से जोड़िए। जिस व्यक्ति के पास प्रयोजन है वो प्रयास से नहीं डरता, प्रेरणा खुद ब खुद आ जाती है। प्रश्न ये नहीं कि हम सुखी जी रहे हैं, प्रश्न ये है
कि हम किन मूल्यों के लिए जी रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है। यह हमारी साख की बात नहीं है, यह हमारी पहचान का सबब है। हम सिर्फ हमारा नाम या एक नंबर नहीं है, हमारे गुण हमारी पहचान है, जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बस स्वयं को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। हर निर्णय किसी न किसी स्तर पर भावनात्मक होता है, तार्किक नहीं। और यही मनुष्य की प्रकृति है। हम सुविधाजनक हैं, शॉर्टकट लेना हमारी प्रवृत्ति है। ये शॉर्टकट ही हमारी आदतों का दूसरा नाम है। अवचेतन मन से स्वचालित बिहेवियर। ईमानदारी से खुद से बात करें और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। आलस्य को त्यागें, सिर्फ 1% प्रयास रोज, लक्ष्य भी प्राप्त होगा। अच्छी आदतों को अपनाइए, बुरी आदतों को त्याग दीजिए। बुरी आदतों के संकेत ही वातावरण से हटा दें। ये जीवन बहुमूल्य है, सिर्फ एक बार मिलेगा, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। औचित्य को तलाशें, अवसर को हाथ से ना जाने दें। प्रयत्नशील होना ही जीतने से ज्यादा जरूरी है। इच्छा, ललक, लक्ष्य ये आपके पहले कदम के प्रेरक हैं। आनंद और संतोष निरंतरता के सबसे बड़े प्रेरक हैं। सफलता आपके दोहराव का सबसे बड़ा प्रेरक है। तो ये थी जेम्स क्लियर की आदतों को विकसित करने, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने और निरंतर सुधारों पर केंद्रीय पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स।